गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। तो कल आपने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स और आप उसका पढ़ चुके हैं कितना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, किसने दी है, ये सब हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। All living things are identified and categorized on the basis of their body design in the form and function। कि सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हमें पहचानते हैं और विभाजित करते हैं इस आधार पर कि उनके बॉडी का डिजाइन कैसा है एंड फंक्शन और काम कैसे करते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजिंग इन बॉडी डिजाइन देन अदर्स। जबकि कुछ जो उसके कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऐसा लगता है कि उनके अंदर मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंज इन बॉडी डिजाइन दूसरे की अपेक्षा देन अदर। दूसरे की अपेक्षा जो बॉडी डिजाइन है वो काफ़ी रेंज है, यानी कि थोड़ी मात्रा में बहुत बड़ा प्रसार है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी डिजाइन है। देयर इज ए रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। और इसमें समय का भी अपना भाग होता है, यानी कि समय भी अपनी भूमिका निभाता है। समय के अनुसार बॉडी डिजाइन चेंज होते रहते हैं। सो वन से सर्टेन बॉडी डिजाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो यदि एक बार कोई बॉडी डिजाइन एग्जिस्टेंस में आ गया, यानी कि वो स्थित हो गया, यानी कि वो बन गया, it will save the effects of all other subsequent design changes। तो अगर एक बार बन जाता है once certain body design come existent it will save, तो वो अपनी आकृति ले लेगा the effect of all other subsequent design changes। जितने भी सब्सिक्वेंट यानी कि उस पर प्रभाव डालने वाले दूसरे परिवर्तन जो होंगे उसके हिसाब से वो बॉडी चेंज डिजाइन चेंज हो जाएगा समय के साथ। सिंपली बिकॉज, क्योंकि ऐसा इसलिए है, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि वो पहले से ही स्थित है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर, कि जो करेक्टरिस्टिक्स पहले एग्जिस्टेंस में आए थे यानी कि स्थित हुए थे, प्रकृति में बने थे, अर्लियर आर लाइकली टू बी मोर बेसिक, उनको हम बेसिक मानते हैं, देन करेक्टरिस्टिक्स दैट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस लेटर, उनकी अपेक्षा जो बाद में एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो जो पहले आए हैं उनको हम ज़्यादा बेसिक मानते हैं बजाय कि बाद में एग्जिस्टेंस में आने वालों की। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से बहुत ही संबंधित है, क्लोजली रिलेटेड है, किसे, टू देयर इवोल्यूशन, कि वो कहाँ से इवोल्व हुई है, कहाँ से वो पैदा हुई है। इवोल्व एक तरह से कहाँ से वो पैदा हुए, यहाँ पर इसका यही मतलब है। व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है। वैसे इवोल्यूशन आगे आप जब पढ़ोगे उसका मीनिंग अलग निकलेगा। मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे, ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म है यानी कि समय के साथ जो परिवर्तन हो जाता है वो इवोल्यूशन कहलाता है। यानी कि अपने आप को अच्छी प्रकार से प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए जो बॉडी डिजाइन में अंतर आ जाता है या उनके रोल में अंतर आ जाता है वो इवोल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर अराइजन से मतलब इसका मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे, ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म आज हैं हम देख रहे हैं वो अराइजन बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन, कि जो बॉडी डिजाइन में जो परिवर्तन आता गया और वो एक्यूमुलेट होता गया, यानी कि प्लस 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 इकट्ठा होता गया, यानी कि बढ़ता गया हर बार। दैट अलो द ऑर्गेनिजम्स पोजेस देम टू सर्वाइव बेटर, जिससे कि वो उस ऑर्गेनिजम्स को और अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में मदद करता है।
चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859। चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट हुए हैं। डार्विन जी ने ही 1859 में एक बुक लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें ये आइडिया दिया था, किसका आइडिया दिया था? इवोल्यूशन का। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन की। और ये आइडिया किसने दिया इवोल्यूशन का? चार्ल्स डार्विन ने। ये कब दिया? 1859 में। तो इस प्रकार से एक लाइन में से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो आप हर पॉइंट पे फोकस करेंगे, हर वर्ड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हेन वी कैन नॉट कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन। और जब हम इस आइडिया को क्लासिफिकेशन से जोड़ते हैं, वी विल फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप पाते हैं विच हैव एंशियंट बॉडी डिजाइन, जिनका बॉडी डिजाइन पुराना है। एंशियंट का मतलब पुराना, यानी कि जो पहले इवोल्यूशन में आया था, इवोल्व हुआ था। दैट हैव नॉट चेंज वेरी मच, और उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। एक तरीके से आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम अपने आप में ही पूछ लेते हैं कि भाई हमें कहाँ से इवोल्व हुए हैं, तो हम बोलते हैं कि हम ऐप से, ऐप यानी कि ऐप से ही मंकी भी इवोल्व हुए हैं और इंसान भी इवोल्व हुए हैं। तो मंकी में इतना परिवर्तन क्यों नहीं आया जितना कि इंसान में आ गया? तो एक तरह से यहाँ पर है समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो पहले इवोल्व हुए थे उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आया बॉडी डिजाइन में, और कुछ एक में बहुत ज़्यादा आ गया। नो चेंज वेरी मच, कि बहुत ज़्यादा नहीं आया। वी विल आल्सो फाइंड अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एक्वायर्ड देयर पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन रिलेटिवली रिसेंटली, और हम इस प्रकार से दूसरा ग्रुप भी ऑर्गेनिजम्स का पाते हैं जिन्होंने अपना बॉडी डिजाइन अभी रिसेंटली, यानी कि हाल के, यानी कि बहुत बाद में, अभी कुछ एक दिनों पहले ही एक्वायर किया। कुछ एक दिन पहले का ये मतलब नहीं 100-200 साल पहले, नहीं, ऐसे तो काफ़ी साल हो गए। दोज इन द फर्स्ट ग्रुप, जो वो पहले वाला ग्रुप है, आर फ्रीक्वेंटली रिफर्ड एज द प्रिमिटिव, तो उसको हम प्रिमिटिव कहेंगे। और जो सेकंड वाला ग्रुप है, जो रिसेंटली इवोल्व हुआ, बॉडी डिजाइन चेंज हुआ, उसको हम एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है बेटा, प्रिमिटिव क्या है और एडवांस क्या, यानी कि जो बॉडी डिजाइन सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया उसको हम प्रिमिटिव, और जो बाद में एग्जिस्टेंस में आया उसको हम एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। इन रियलिटी वास्तव में दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट। ठीक है ना, वास्तव में ये बिल्कुल सही नहीं है। दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंस, ये उस डिफरेंस को अच्छी प्रकार से संबंधित नहीं करते, यानी कि रिलेट नहीं कर पा रहे। ऑल दैट वी कैन से दैट सम आर ओल्डर, हम ऐसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि कुछ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स है, वाइल सम आर और यंगर ऑर्गेनिजम, जबकि कुछ यंगर है। तो जो यंगर है उनके लिए एडवांस्ड, और जो ओल्डर है उनके लिए प्रिमिटिव। Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolution time, तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि बॉडी डिजाइन में कॉम्प्लेक्सिटी आती गई है, इंक्रीज ओवर इवोल्यूशनरी टाइम। जैसे जैसे इवोल्यूशनरी टाइम इंक्रीज हुआ है तो बॉडी डिजाइन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जटिलता, वो बढ़ती गई है। इट मे नॉट रॉन्ग टू से, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा, दैट ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर सिंपल, कि जो पुराने जीव हैं वो सिंपल थे, वाइल यंगर ऑर्गेनिजम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, जबकि जो यंगर ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, तो अब ये आज आपका नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गए हैं, आज के लिए इतना ही, बस मोर टू नो और करवा देते हैं आपको। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जो जीवन में विविधता है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इट इज ए वर्ड कॉमनली यूज टू रिफर द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये वर्ड प्राय ये दर्शाता है कि जो कॉमनली वैरायटी है लाइफ फॉर्म की पाई जाती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में,
किसी एक विशेष स्थान पर, किसी एक स्थान पर, हिंदी में बोले तो किसी एक स्थान पर पाए जाने वाली प्रजातियां, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, सभी को मिलाकर क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी बनता है। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द इन्वायरमेंट, जो डाइवर्स यानी कि विविध जो लाइफ फॉर्म है वो एक ही इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू, और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। एज ए रिजल्ट, तो इसके परिणाम स्वरूप ए स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो एक विशेष कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी अलग अलग स्पीसीज की एग्जिस्टेंस में आती है, वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ह्यूमन्स हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रिसेंट टाइम, और ह्यूमन का भी एक अपना अलग हिस्सा हाल के दिनों में तो काफ़ी हिस्सा हो गया, क्योंकि इसने पूरे बैलेंस को ही चेंज कर दिया। जो एनवायरनमेंट था उसको पूरी कम्युनिटी को ही चेंज कर दिया है। प्लेड देयर ओन रोल पार्ट इन रिसेंट टाइम इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटी, क्योंकि इन कम्युनिटी का बैलेंस ह्यूमन ने अपने फ़ायदे के लिए चेंज कर दिया। ऑफ कोर्स द डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से जो विशेष स्थान की ये कम्युनिटी है, वो वहाँ पर जो भी मिट्टी है, ज़मीन है, पानी है, क्लाइमेट है, जो भी वहाँ पर परिस्थितियाँ सभी से प्रभावित होते हैं। कम्युनिटी अफेक्ट इज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी विशेष प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक से प्रभावित होती है। रफ एस्टिमेट लगाएं तो स्टेट्स दैट देर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑन द प्लेनेट पर लगभग 10 मिलियन स्पीसीज है। ऑल्दो वी एक्चुअली नो ओनली 1 और 2 मिलियन, जबकि 10 मिलियन स्पीसीज में से हम केवल 1 या 2 मिलियन को ही जानते हैं। द वार्म एंड ह्यूमन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ, जो वार्म और ह्यूमिड यानी कि जहाँ पर गर्मी और बारिश ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल रीजन अर्थ का, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है, आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल लाइफ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि कहाँ पर कर्क और मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। और दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, और यही कारण ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसी कारण से इस स्थान को, इस रीजन को, इस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ऑफ द डाइवर्सिटी ऑन द प्लेनेट मोर देन हाफ इज कंसंट्रेटेड इन ए फ्यू कंट्रीज, और इस बायोडाइवर्सिटी की भी प्लेनेट पर, जितनी ये प्लेनेट पर डाइवर्सिटी है उसका आधे से ज़्यादा भाग, मोर देन हाफ इज कंसंट्रेटेड, कुछ एक 5-7 देशों में ही समा गया है। यानी कि वो 5-7 देश ही ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। और उनके क्या क्या नाम है? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, जायरा, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये कुछ एक देश है जहाँ पर आधे से ज़्यादा जितने भी इस धरती पर, इस दुनिया में जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनके आधे से ज़्यादा केवल इन कुछ एक देशों में ही हैं। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सहयोग करेंगे और जो पढ़ाया जाता साथ के साथ स्टडी करेंगे, ना समझ आए तो पूछेंगे। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।